अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। करंट चैप्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रही हैं। डीएसएम लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन-कौन सी थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको मैनेज किया जाता है। थेरेपी के ज़रिए, स्पोर्ट के ज़रिए बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख सकें, जैसे खा-पी सकें और अपनी ड्रेसिंग या पर्सनल हाइजीन जो है, उसको थोड़ा बहुत वो मैनेज कर सकें। इसके लिए बच्चों के लिए स्पेशल ऑटिज़्म सेंटर्स बनाए जाते हैं या स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे इन बच्चों को थेरेपी के थ्रू मैनेज करना सिखाया जाता है। इन बच्चों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइको सोशल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल अप्रोचेज़, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड स्किल्स ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इज़ प्रीनेटल एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, अगर पेरेंट्स में से बच्चे की बर्थ से पहले कोई एक भी अल्कोहल का यूज़ करता है, रेडिएशन से एक्सपोज़र करता है, तो बच्चे में चांसेस होते हैं कि वो आईडी की तरफ जाए, ठीक है? आईडी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इस वजह से ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसमें पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, प्रिकॉशंस बताए जाएँ और उनको इन्फॉर्म किया जाए कि किस तरह से अल्कोहल वगैरह या एक्सपोज़र टू रेडिएशन जो है वो आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम की मदद से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि कम से कम बच्चे जो है वो आईडी की तरफ जाएँ। इसी तरह अगर देखा जाए तो आजकल ड्रग्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर हमें इन प्रोग्राम्स के ज़रिए यूज़ ऑफ ड्रग्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन नेगेटिव बिहेवियर से बचा जा सके। नेक्स्ट इज़ साइको सोशल ट्रीटमेंट्स, अर्ली इंटरवेंशन, कैरोलिना एबिसिडेरियन प्रोजेक्ट, ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स। अब जो अर्ली इंटरवेंशन होता है या अर्ली सर्विसेज होती हैं, ये इम्प्रूव करती हैं कॉग्निशन, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स एंड अडेप्टिव बिहेवियर। फॉर एग्जांपल स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हम इन बच्चों की करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी करवाते हैं। पेरेंट्स को ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग दी जाती है कि वो किस तरह से इन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। देन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड लास्ट पे प्ले बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करवाई जाती हैं जिनकी मदद से उनकी कॉग्निशन, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स एंड अडेप्टिव बिहेवियर इम्प्रूव हो रहे होते हैं, मैनेज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ एबिसिडेरियन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यूएसए में 1970s में स्टार्ट हुआ था, जो कि अर्ली इंटरवेंशन पे बेस्ड था। इसमें लो इकोनॉमिक जो फैमिलीज़ थी उनके बच्चे इन्वॉल्व होते थे और ये वो बच्चे होते थे जो इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक रिस्क पे होते थे। तो ट्रेनिंग्स एंड थेरेपी के थ्रू इन बच्चों को सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती थी, इनकी इमोशंस पे, लैंग्वेज पे, कॉग्निशंस वगैरह पे काम किया जाता था ताकि इनके इंटेलेक्चुअल रिलेटेड या अडैप्टिव फंक्शनिंग रिलेटेड जो बिहेवियर था उनको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स। 2 से 5 ईयर्स की जो एज होती है वो बच्चों के लिए क्रिटिकल होती है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। अब ये टाइम पीरियड ऑप्टिमल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों की रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। चिल्ड्रन जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। इस वजह से उनके बिहेवियर को मॉडिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? फिर लेटर ऑन उनको न्यू टीचिंग स्किल्स भी सिखाना ईज़ी रहता है। अर्ली हैबिट्स, सोशल स्किल्स एंड लर्निंग फाउंडेशंस जो हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड की जाती हैं। इसी तरह जो मोंटेसरीज़ बनाई जाती हैं उनका पर्पस भी यही होता है कि बच्चों की जो सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, लैंग्वेज है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, उनको मैनर सिखाया जाए, उनकी हाइजीन पे काम किया जाए ताकि बच्चा शुरू से ही पॉजिटिव हैबिट्स जो है वो डेवलप करे। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल अप्रोचेज़, कंट्रोल और डायरेक्ट बिहेवियर एंड देन अकॉर्डिंग टू अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कि हर इंडिविजुअल का राइट है कि उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब बिहेवियर को कंट्रोल या डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट टेक्निक से दी जा सकती है, जो कि स्ट्रक्चर टेक्निक्स होती हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है एंड मॉडलिंग है। रीइंफोर्समेंट क्या है कि आप बच्चे को चॉकलेट दे के उससे डिज़ायर्ड बिहेवियर करवाते हो। पनिशमेंट के थ्रू भी बच्चे का बिहेवियर मॉडिफ़ाई करवाते हो। देन मॉडलिंग में क्या है कि आप
आप वो बिहेवियर खुद परफ़ॉर्म करते हो और फिर बच्चा आपको देखा-देखी वो बिहेवियर करता है। लेकिन उसके पीछे हमारा फ़ोकस क्या होता है कि जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स जो हैं उनको रिड्यूस किया जाए, जैसे एग्रेशन है, सेल्फ इंजरी है, और इंक्रीज़ किया जाए अडैप्टिव बिहेवियर यानी कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर वगैरह। जब आप प्रॉपर इन बच्चों के साथ काम करते हो तब आपको समझ आती है कि किस तरह से आपने इन बच्चों के साथ डील करना है। नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हमारी कॉग्निशंस, बिहेवियर एंड थॉट्स तीनों चीज़ों पे काम किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग एंड मेटा कॉग्निटिव ट्रेनिंग। सेकंड वन इज़ वर्बल इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। थर्ड वन इज़ टीचिंग द चाइल्ड टू बी स्ट्रेटेजिकल एंड मेटा स्ट्रेटेजिकल। अब ये ट्रेनिंग्स बच्चे को किस तरह दी जाती हैं, उसके लिए हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चे को 2 स्किल्स सिखाना जा रहे हैं, एक तो शू लेसेस टाई करना सिखा रहे हैं और सेकंड उसको ब्रशिंग करना सिखाते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिस पे कोई बच्चा बना होगा या वो अपने शूज़ जो है वो टाई कर रहा होगा, लेसेस टाई कर रहा होगा। सेकंडली वो अपने टीथ ब्रश कर रहा होगा, ठीक है? तो वो कार्ड्स हम बच्चे को दिखाएँगे, वो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, अपनी मेमोरी में उसको लेकर जाएगा और फिर उसे हम आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिकल स्टेप्स पे लेकर आएँगे, ताकि वो बच्चा पिक्चर्स के थ्रू मेमोराइज़ करे और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करे। उसके अलावा आप मॉडलिंग करके भी उसको दिखा सकते हो कि किस तरह से जिस तरह से आप अपने शूज़ को या अपने लेसेस को टाई करोगे, वैसे ही बच्चा आपको कॉपी करके अपने शूज़ जो है उनको टाई करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं जितनी आप शॉर्ट रखेंगे उतना ही बच्चा ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। और जैसे ही बच्चा टास्क को अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा, आपने उसको प्रेज़ करना है, रीइन्फोर्स करना है, टोकन ऑफ इकॉनमी देना है, यानी कोई भी पॉज़िटिव चीज़ देनी है ताकि उसका बिहेवियर जो है वो रीइन्फोर्स्ड हो और वो अच्छे से काम करता रहे। देन प्रैक्टिस रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंटली। तो ये टास्क जो हैं बच्चे के फंक्शनिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे का माइल्ड लेवल है, मॉडरेट है, सेवियर है या फिर प्रोफाउंड है, ठीक है? तो लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे से ये हम काम करवाते हैं। जितना सेवियर लेवल होगा उतनी ही ज़्यादा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी कि आप बच्चे का बिहेवियर किस तरह से मॉडिफ़ाई कर पाते हो। स्ट्रैटेजिकल एंड मेटा स्ट्रैटेजिकल क्या है कि आप बच्चे को पहले कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो उसको यूज़ करना सिखाते हो। फिर मेटा स्ट्रैटेजिकल क्या है कि वो जो स्ट्रैटेजी आपने उसको सिखाई है वो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना जानता हो कि कब किस टाइम पे उसने कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो उसने किस तरह से दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव ऑन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़िंग अ स्ट्रैटेजी टू अकम्प्लिश अ गोल एफिशिएंटली, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रैटेजिकल होगा, ठीक है? अब आप कोई भी फ्लैश कार्ड लेते हो, उस पे वोकैब्युलरी लिखी होती है, साथ में कोई पिक्चर भी बनी हो सकती है, ठीक है? तो उस फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप बच्चे को वोकैब्युलरी जो है वो मेमोराइज़ करना सिखाओगे, ठीक है? तो जो चीज़ आँखों के सामने होगी, वो उतना ही आप उसको पिक करोगे, आप माइंड में सेव करोगे और फिर उसको जब आपको ज़रूरत पड़ेगी या जब आपसे दोबारा आपका थेरेपिस्ट पूछेगा, तो आप उसको ईज़िली बता सकते हो। इसीलिए जितना ज़्यादा आप विजुअल एड्स डालते हो, पिक्चर्स वगैरह डालते हो, वो चीज़ें बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह से आप बच्चे को कोई फ्लैश कार्ड दिखाते हो, ठीक है? तो वो फर्स्ट पिक्चर देख के वो विजुअलाइज़ करेगा ये क्या है, हाउस, ठीक है? अगर वो हाउस नहीं कह पा रहा तो आप उसको साथ-साथ प्रॉम्प्ट करते हो ताकि वो बोले कि ये हाउस है। देन आप फ्लावर की पिक्चर्स दिखाते हो तो वो कहेगा कि ये फ्लावर है। अगर उसको नहीं कहना है तो यहाँ पे आप उसको रिहर्सल करना सिखाओगे, प्रैक्टिस करना सिखाओगे, ठीक है? देन लास्ट पे हमारे पास क्या है, आइज़। तो इस तरह से विजुअल एड्स के थ्रू आप उसको चीज़ें मेमोराइज़ करना सिखाते हो। सेकंड इज़ मेटा स्ट्रैटेजिकल। इसमें हम देखते हैं कि अगर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी तो किस तरह से हमने सेकंड स्ट्रैटेजी की तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चों को फिंगर्स पे मैथ्स करना सिखाते हैं, ठीक है? अगर वो फिंगर्स वाला कंसेप्ट जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहा तो फिर हम बच्चे को पेपर पे लाइन्स लगा के फिर उसके अकॉर्डिंग काउंट करके हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से किस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, ये मेटा स्ट्रैटेजिकल होता है जो हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको सिखाते हैं। आज का लेक्चर समराइज़ करते हैं। पेरेंटल एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग, साइको सोशल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल अप्रोचेज़ एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड स्किल ट्रेनिंग पे बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टा के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।